वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान, और आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा हैं, जो इंडिया के एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट है, और वो डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ है। ही लुक्स एट इट फ्रॉम अ वेरी मैक्रो पर्सपेक्टिव। आजकल इंडिया की लेबर सिचुएशन पे वो काम कर रहे हैं, और नई उनकी किताब भी आई है। ही हैज एक्सपीरियंस बोथ एट द इन द एकेडेमिया और ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग में भी इंडिया में प्लानिंग कमीशन लेवल और यूएन की लेवल पर भी, तो बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। मतलब आपने किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा संतोष जी। सो थैंक यू हम्म। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कॉन्वर्सेशन। एज ऑलवेज यू आर वेरी वेलकम। जी, बहुत मजा आता है आपके कार्यक्रम में भाग लेने से। बहुत बहुत तो धन्यवाद। तो थैंक यू सर। एक मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज वेरी सीरियस, और ये तो जंग तो आपने देखा है। मैं आज कोशिश कर रहा था इस जंग को डिस्क्राइब करने की, क्योंकि तकरीबन अब 10 मुल्क इस जंग में शामिल हो चुके हैं। देयर आर अबाउट 10 कंट्रीज इन्वॉल्व। तो दिस इज नॉट जस्ट ए वॉर बिटवीन 2 और 3 कंट्रीज, ये एक रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो गया, एक रीजनल जंग कह सकते हैं। इट्स लाइक ए मिनी वर्ल्ड वॉर की तरह चल रहा है। तो इसका जो एक पहलू है, वो पहलू ये है कि जो जितने भी जो गल्फ कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब का ताल्लुक दुनिया की एनर्जी सेक्टर से है बहुत ज्यादा। कोर यानी जो सबसे ज्यादा तेल आता है वो यहीं से आता है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ईरान वगैरह। और जो नेचुरल गैस भी आती है, उसके सबसे बड़े सप्लायर्स खुद ईरान और कतर है। तो आज एक थोड़ी सी खबर मैं आपसे शेयर ये कर लेता हूँ सुनने वालों के लिए कि ये जो ईरान का जो टैक्टिक्स है टू स्ट्राइक एट द गल्फ एनर्जी सेक्टर, उसके वजह से कतर की जो ऑयल नेचुरल गैस प्रोडक्शन है वो रुक गई है सर। जिसके वजह से कह रहे हैं कि 42% बढ़त हो गई है इन द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। और जो दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरी है वो भी इस वक्त टेम्पररीली बंद है। और इसराइल में जो दो है ऑयल रिफाइनरीज, वो भी बंद हो चुके हैं। तो एक किस्म से कह सकते हैं आपके विद द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसमें से दुनिया का 20 से 30% एनर्जी सप्लाई दुनिया की वहां से निकलती है, तो वहां पे जो कोशिश कर रहा है ईरान उसको बिल्कुल पूरी तरह से रोकने की। इस वक्त सिर्फ रशियन और चाइनीज शिप्स जा रहे हैं। लेकिन इस सारी के सारा बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कट द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इसका आप क्या असर देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी पर और फिर भारत की इकोनॉमी पर? जी, अम, तो आपने स्थिति को तो समझा ही दिया है हमारे श्रोताओं के लिए। ये समझना जरूरी है कि ईरान के जो अटैक्स हुए हैं कतार की एलएनजी प्लांट पे और सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी पे, उनका कोई अलग से इम्पैक्ट होगा वो आगे चलते हुए पता चलेगा। क्योंकि नुकसान इन दो फैसिलिटीज में कितना हुआ है उस पर निर्भर करेगा। मगर आज की तारीख में जो तेल का दाम है, जो 4 रोज पहले तक लगभग $60, यानी कि ब्रेंट क्रूड जो एक बेंचमार्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पर, उसका दाम इस 3 रोज की लड़ाई के दौरान ही पहले 70 की ओर पहुंचा और फिर अब 80 की ओर पहुंच रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण, आपने इशारा सही किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के दरवाजे, और वो केवल 26 किलोमीटर के दरवाजे हैं, वो दरवाजे पर ईरान हावी है, क्योंकि ईरान is on one side of that strait, and it's one of the biggest military powers in that region. तो उसके लिए बहुत संभव था। और वैसे भी हमको सबको मालूम था कि चीन और रशिया की ईरान के संग डिफेंस ट्रीटी नुमा है, और वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे थे इस तैयारी में कि ये अटैक होने वाला है। तो मैंने देखा यह है कि ब्लूमबर्ग
का एक मॉडल है। जी बहुत अच्छा किया आपने ये दिखाया हॉर्मूज का। तो ब्लूमबर्ग का एक मॉडल ये कह रहा है कि आज की तारीख में अगर 80 के करीब डॉलर पहुंच गया है तो ये 90 और 100 के बीच में पहुंचना जैसे जैसे ये लड़ाई जारी रहती है वो बहुत आसान है। और ये ध्यान रहे कि क्योंकि रेड सी पर भी, जो रेड सी इसके नीचे है, जिसके जो रास्ता बनता है स्विस कनाल के लिए, मेडिटेरेनियन पहुंचता है, उससे भी काफी तेल यूरोप वगैरह के देशों को जाता है। तो उस पे भी कब्जा हुतीज जो ईरान के संग अलाइंड हैं, जो शिया एक ऑर्गेनाइजेशन है यमन में, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने भी वो उसको भी बंद करने की और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। इन सब वजहों से जो सारा पर्शियन गल्फ वाला ऑयल है वो उसका निकलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ऑयल है वो तो कॉस्ट ऑफ ऑयल है, उसके ऊपर से इंश्योरेंस कॉस्ट 10% बढ़ी हुई है। तो इसका असर जाहिर है यूएस, सबसे पहले यूएस की इकोनॉमी पे क्या होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर यूरोप में क्या होगा, फिर एशिया में क्या होगा, भारत में भी उसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। जी जी। तो यूएस पे देखिए सीधा दो तरीके के असर यूएस पे होने की संभावना है। जाहिर है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ेगा। एक तरफ तो यूएस क्योंकि एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो उसको फायदा होगा, रेवेन्यू ज्यादा मिलेंगी। जी मगर जाहिर है इसका असर जो आम आदमी पे होगा, अमरीकी आम आदमी पे, वो होगा कि पेट्रोल पंप में प्राइसेस, गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उसका एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। और ये ध्यान रखने की बात इसमें इसलिए है कि एक नया स्रोत आ गया है, नया सोर्स आ गया है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का, गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, ओवर एंड अबव द टैरिफ्स जो ट्रंप ने वैसे ही लगा रखे थे, जिसकी वजह से दाम बढ़ने शुरू हो चुके थे और यूएस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा था। चाहे घट बिल्कुल। ना रहा हो मगर बढ़ना बंद हो गया था। जो जी हाँ। पहले बढ़ रहा था ट्रंप से पहले, वो स्थिति गंभीर हो जाएगी। अब इसका असर यूएस इकोनॉमी पे एक और ज्यादा व्यापक ये होगा कि हमें, आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक नीति ये है कि ये जो प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिसको जो ट्रंप की प्रेसिडेंशियल इनिशियल अनाउंसमेंट्स और उनकी जो घोषणाएं थी कि मैं तो इन्फ्लेशन रेट को गिराऊंगा, बिल्कुल उल्टा हुआ। मतलब टैरिफ की वजह से दाम सुपरमार्केट्स की चीजों के बढ़े हैं। और दूसरा हुआ यह है कि ट्रंप की कोशिश ये निरंतर रही है कि इस इन्फ्लेशन को दबाने के लिए फेडरल रिजर्व जो जो बैंक है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, जी उस पे उसको हिदायत बराबर बराबर दे रहे थे ट्रंप कि रेट कट्स करिए, इंटरेस्ट रेट कट्स करिए, जिसमें मॉर्गेज रेट्स पे असर आए और कम हो। सो अब होगा ये, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो फेड की रेट्स कट करने की जो नीति एक तरीके से ट्रंप ने फोर्स कर दी थी, वो डिले हो जाएगी, जी। वो डिले हो जाएगी। अब इसका मिला जुला करके असर, यानी कि एक तो फेड रेट्स कम नहीं कर पाएगा, दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर वैसे ही टैरिफ का था और तेल का और बढ़ जाएगा। उसका मिला जुला असर आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि इम्पैक्ट करेगा रिपब्लिकन्स की मिड टर्म इलेक्टोरल आउटकम्स पे। तो ये तो हो गया यूएस पे असर। जी अब यूरोप पे आ जाते हैं। देखिए एक ढंग से यूएस पे मैंने जब शुरू में कहा कि यूएस के एक तरफ से तो फायदा है क्योंकि उनकी रेवेन्यूज बढ़ेंगी, क्योंकि ऑयल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि
वो ऑयल एक्सपोर्टर है। यूरोप की स्थिति ये नहीं है। यूरोप इज एलएनजी इंपोर्टर इन एवरी रिस्पेक्ट। वो एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो गल्फ से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो दाम बढ़ेंगे ऑयल प्राइसेस से, इस ईरान की लड़ाई से, उसका असर यूरोप पे ज्यादा पड़ेगा बनिस्बत यूएस के। यानी कि, और ये ध्यान रखना जरूरी ये इस वजह से है कि पिछले 4-5 साल से ईयू की 27 इकोनॉमीज वैसे ही स्टैग्नेंट हैं। वो कोविड से शुरुआत हुई थी, ब्रेक्सिट में उनका की वजह से और बंटाधार हुआ, यूके में खास तौर से। तो अब आप सोचिए, तो ये एलएनजी पे निर्भर हैं, इंपोर्टेड क्रूड पे निर्भर हैं, और क्योंकि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है पिछले 4 साल से, उनकी एनर्जी कॉस्ट वैसे ही बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि अमेरिका, सीआईए ने मिल करके जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी, वो सप्लाई रशिया से आती थी यूरोप को, और वो चीप ऑयल था, चीप गैस थी, उसको ब्लो अप कर दिया था यूक्रेन की लड़ाई के दौरान। 2-3 साल पहले, 22 में शायद कर दिया था। तो रशियन इंपोर्ट्स खत्म हो गए हैं, और अब इस ईरान वॉर की वजह से आप देख रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे और सप्लाई में कमी आएगी। यानी कि यूरोप ने एक सेल्फ इंपोज्ड पेन, और वेस्ट ने अपने ऊपर सेल्फ इंपोज्ड पेन उससे शुरू किया, रशिया वाली वॉर से, forcing a war on Russia and, blowing up the Nord Stream, and now forcing a war in Iran, because look at the position that Merz, Starmer and Macron have taken. They are continuing to behave like vassals, मतलब वो बिल्कुल जैसे दबे हुए हैं अमेरिका के दबाव, और वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान की वॉर की, जबकि वो वैसे ही नुकसान उठा रहे थे यूक्रेन वॉर की वजह से, और अब और नुकसान उठाने वाले हैं। तो और आखिरी बात यूरोप के बारे में मैं ये कहूंगा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसा लगने लगा था कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस रप्चर हो रही है, अमेरिका दबाव डाल रहा है, ग्रीनलैंड ले लेंगे वगैरह वगैरह। अमेरिका ये भी दबाव डाल रहा है यूरोप पे कि यू लुक आफ्टर योरसेल्व्स, अपनी वी कैन नॉट कंटिन्यू टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सपोर्ट फॉर यू। तो अब ये अभी तक कुछ हफ्तों पहले तक ये लग रहा था कि यूरोप वन ईयू वर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द यूएस, मगर अब इस स्थिति में जब उनकी इकोनॉमी वैसे ही डगमगा रही है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है 4 साल से, जब ऐसे मैंने कहा, तो ये जो वैसलाइजेशन वाला जो एक प्रक्रिया चल रही थी, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन, माई सेंस इज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द डिपेंडेंस of EU on LNG imports and crude oil from the Gulf area is going to lead to imports from the USA, which are more expensive of LNG. जी हाँ, मतलब इसमें अमेरिका का काफी फायदा होने वाला है, और एलएनजी जो इन्होंने रशिया से लेना बंद किया और वो शिफ्ट किए थे खतर को, वो मुश्किल हो जाएगा या महंगा हो जाएगा। हाँ। तो अब अगर इरादा यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ये रहा हो कि वो इंटरेस्ट रेट्स काटेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट दोबारा बढ़े, उसकी संभावना घट जाती है, क्योंकि जाहिर है there is a risk as prices rise that the central bank will not permit a rate cut which could have possibly revived the European economies. और मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि इस पूरी समस्या समूचे जो मैंने अभी प्रस्तुत किया आपके लिए, उसकी वजह से यूरोपियन बॉन्ड्स में बी डंप्ड ऑन द यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस, रेजिंग यील्ड्स, एंड दैट विल लीड टू वीकर ग्रोथ एंड मोर स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमीज। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति, जिसमें यूरोप वैसे ही था, उनकी अर्थव्यवस्था,
ये स्थिति और गंभीर हो जाने वाली है। अब आप चाहें तो मैं एशिया पे उतर आता हूं। जी, भारत का बताएं सर। भारत का बताता हूं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। यू नो ऑल ऑफ अस इन एशिया, चाइना, इंडिया, कोरिया, जापान, वी आर ऑल वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑयल। एंड इसका असर देखिए, एक तो अम, हमारा तो 84 नहीं 88% हो गया है ऑफ ऑल कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज इंपोर्टेड। हाँ। 84%। सो हाँ। सो ये स्थिति और गंभीर इसलिए होगी क्योंकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले वैसे ही गिर रहा था। और अ, चीन, कोरिया, जापान वगैरह की इनकी करेंसीज उतनी मतलब कहीं ज्यादा मजबूत रही हैं। और गंभीर स्थिति यह है कि एक तरफ डॉलर कमजोर हुआ है 10% पिछले साल भर में, और रुपया उससे कहीं ज्यादा कमजोर हुआ है। तो जी। मतलब अब ये जो स्थिति है, द डिमांड फॉर डॉलर्स बाय इंडिया इज गोइंग टू इंक्रीज विच विल वर्सन द स्टेट ऑफ द रुपी। मतलब रुपी और वैल्यू लूज करेगा। और तो ये इसका चार्ट नजर आ रहा है आपको, ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आप देख जी रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तो चार्ट। आप इसके बारे में चर्चा करना चाहें तो कर दीजिए। हाँ, तो ये जो चार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहली बार जरा एआई की मदद ली टू मेक दिस। जी तो अगर जी आप देखें, जो ब्लू हिस्सा है वो सारा का सारा इंडिया का ऑयल डिपेंडेंस है थ्रू हॉर्मुज। बिल्कुल। तो जो भारत का इंपोर्ट्स 50% इंपोर्ट्स हॉर्मुज के थ्रू आते हैं, जी 50%। बिल्कुल। और जी चाइना का तकरीबन 40 to 50% वहां से आता है थ्रू जी हॉर्मुज। और कतर से 54% एलएनजी चाइना को जाती है। और अगर आप देखें यहाँ, इंडिया, चाइना के और इंडिया के लिए 29%। तो ये जो हो रहा है, दिन प्रतिदिन तकरीबन इंडिया 250 मिलियन बैरल का तेल उसमें से आता है डेली बेसिस पर। और चाइना हम्म। के लिए भी उससे ज्यादा। तो एस्टिमेट्स ये किया जा रहा है सर कि अगर एक महीने तक ये मुश्किल इस तरह से रही हॉर्मुज के थ्रू, अगर सप्लाईज हम्म। नहीं आए गैस वगैरह, हम्म। तो कुछ 18 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा भारत पहले ही हाँ। महीने में। और उससे हटकर चाइना का कुछ 30 या 35 बिलियन डॉलर का या नुकसान। लेकिन चाइना का प्रॉब्लम यह है कि एक तो एक तेल नहीं आने, एनर्जी नहीं मिलने की वजह से नुकसान होगा। दूसरा, एनर्जी नहीं मिलने से वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जी सऊदी बिल्कुल का। बिल्कुल। जी। और उनके उनके दाम बढ़ेंगे, उनके दाम, तो जी। उनकी मार्जिन्स कम होंगी मैन्युफैक्चरिंग की। जी। आप जी। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। तो तीन असर पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो जी। जिसकी हाँ। ओर आपने भी इशारा किया कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो क्योंकि उससे जाहिर है सारी जी। हाँ। कॉस्ट कॉस्ट्स, हर तरीके की, हर प्रकार के पदार्थ को बनाने में जहां भी तेल इस्तेमाल होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में तो तेल इस्तेमाल ही होता है, तो कॉस्ट बढ़ेंगी। जी। अब इसके दो किस्म के असर होंगे। भारत सरकार सब्सिडी देती है पेट्रोल, डीजल, गैस पे कंज्यूमर को। तो मतलब आज की तारीख में हम पेट्रोल पंप पे 100 रुपए अगर देते हैं, और डीजल का लगभग 90 रुपए देते हैं, और गैस उससे थोड़ी कम है। तो अगर, और वो तो तब है जब जबकि तेल का दाम, अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम, हम शुरू में कह रहे थे कि करीब $60 हुआ जी। करता था। अब वो बढ़ जी। करके 80 पहुंच रहा है, और जी। आगे बढ़ने की अब संभावना है। तो इसका फिस्कल इफेक्ट होगा, यानी जी। कि जो सब्सिडी भारत सरकार को देनी होगी वो और बढ़ जाएगी। अब भारत सरकार की बजटरी स्थिति, उसका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही काफी बढ़ा हुआ है। और उसको वो कम करने की फिराक में पिछले 4 साल से भारत सरकार रहा है। मगर अब आप सोचिए कि ये जो लड़ाई हुई, उससे तेल का दाम बढ़ा, उसका असर हमारी फिस्कल इम्पैक्ट ये होगा कि सब्सिडी बढ़ेगी। क्योंकि जाहिर है अभी तक 100 रुपए लीटर है,
और अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि वो अब्जॉर्ब नहीं करना चाहती और ये सब्सिडी हमारा कंज्यूमर देगा, यानी कि मैं यहां बैठा हुआ दूंगा, तो जाहिर है डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जेब पे होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा व्यापक असर होगा फर्टिलाइजर के थ्रू। फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट भी करते हैं और गैस का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। जी अब आप सोचिए कि फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी भारत सरकार देती है लगभग 1.85 लाख करोड़, 1.8 यानी कि 1.85 ट्रिलियन रुपीज ओ of वाह yes of subsidy is given for fertilizers production and for consumption by farmers। अब आप सोचिए कि क्योंकि दाम बढ़ेगा तो ये सब्सिडी का कॉस्ट और बढ़ जाने वाला है। मैं तो अभी बजट आया, मैं ये उम्मीद में था कि भारत सरकार अपनी फिस्कल आउटगो को, एक्सपेंडिचर को घटाने के लिए वैसे ही फर्टिलाइजर सब्सिडी को काटना चाहिए, क्योंकि ये भारत सरकार की बहुत भयंकर गलती है कि यूरिया पे बहुत, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी उसका 85% यूरिया पे हो जाता है और यूरिया के लिए एलएनजी इंपोर्ट होता है। अब आप ऐसी स्थिति समझिए कि अगर एलएनजी का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दाम, और इसका मतलब इंपोर्ट प्राइस बढ़े तो फिर सब्सिडी और बढ़ गई। वही बात जो मैं तेल के लिए कह रहा था अभी और पेट्रोल प्राइसेस के लिए कह रहा था। तो इतनी भयंकर सब्सिडी है तो इसका फिस्कल कॉस्ट भारत सरकार पे बहुत ज्यादा होने वाला है। अब आप मतलब अब समूचे दुनिया भर पे ये सारी चीजों का असर देखिए। मतलब एक रिकोशे इफेक्ट जिसे कहते हैं, यूएस की इकोनॉमी पे, यूरोप की इकोनॉमी पे, एशियन इकोनॉमीज पे ऐसा होने वाला है कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा और फ्यूल सब्सिडीज बढ़ती चली जाएंगी, जो देश फ्यूल सब्सिडीज बढ़। अब जाहिर है ऐसी स्थिति में हमको देखना यह है कि ये लड़ाई चलती कितनी है, क्योंकि यह भी संभव है कि ये अगर लड़ाई जल्दी 2 हफ्ते में बंद हो जाती है तो तेल का दाम फिर से गिर जाएगा। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल जाते हैं, वो जो फिजिकल डैमेज है उसको रिपेयर करने में थोड़ा समय लगेगा। जी जी, तो ये स्थिति है। देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4 या 5 हफ्ते लगेंगे उनको उनकी गोल्स जी, अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि सर, जो अमेरिका के जो टैक्टिकल गोल्स हैं कि जो हुकूमत है ईरान की उसको कमजोर करने का, वो तो अमेरिका सक्सेसफुल हो जाएगा उनके एसेट्स को, सिर्फ जहां तक कि जो चीजें बमों से खराब हो सकती है वो कर देगा अमेरिका। लेकिन जी, उसके बाद जो रिजीम चेंज वो चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है। अगर ये बिल्कुल सही। इराक की स्थिति अगर हो जाती है, जैसा कि आईसिस पैदा हो गया था, याद है आपको इराक का, और जी, उस जी, जी, ये इट इज सो डेंजरस कि आप सोचिए हूती जैसा छोटा सा ग्रुप ने रेड जी, सी की ऐसी की तैसी कर दी थी। तो बिल्कुल, एक आध छोटा सा ग्रुप बैठ के वहां हॉर्मूज के पास, वो अगर वो सोचिए आप, नेशनलिज्म भी नहीं, अगर वो बिल्कुल पायरेट की तरह बन गया तो भी ये जी, ग्लोबल इकोनॉमी की मतलब दे कैन पुश द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल रिसेशन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी आप वजह फरमा रहे हैं, इसी ओर मैं भी इशारा कर रहा हूं। जी और इतना बड़ा ब्लंडर ट्रंप साहब केवल इजराइल की नियत, खोटी नियत की बदौलत कर रहे हैं। मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा था। जो आपने जी, अमेरिका के बारे में कहा कि देखिए शुरू जी, में तेल की कीमत बढ़ने से देयर इज ए चांसेस के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा फायदा होगा। जी, जी, लेकिन सऊदी अरेबिया और ओपेक कह रहा है देखिए हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, जिसके वजह से तेल की कीमत हम नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सप्लाई ही रुक गई तो ये कितना भी, जी, हाँ, हॉर्मुज से बंद हो हाँ, गया तो ये कितना भी कर ले जाने वाला नहीं है वो तेल। जी, जी, लेकिन ये मुझे लगता है पूरे जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तत्तो थम्मो करने की कोशिश जी है हाँ, जैसे। जी हाँ। लेकिन अगर अमेरिका
देखिए, अमेरिका के पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है तेल का, वो यूजुअली 1 साल का मेंटेन करते हैं हम लोग, जो जी, रिफर्बिश हो सही। चुका है। सो इज इट पॉसिबल कि अमेरिका तेल मार्केट प्राइस पे बाहर बेचे, बट पुरानी ही रेट पर डोमेस्टिक सप्लाईज, मतलब जो उसकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें से आप निकाल बिल्कुल के ठीक कह रहे हैं, लो ये सब प्राइस पे संभावना अमेरिका है। में करे, तो और फिर जब बाद में तेल की कीमत कम होती है उसको खरीद के रिजर्व में डाल दें, तो दैट वे इट कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द यूएस ना ये जंग। आप सही कह रहे हैं, एक अमेरिका के लिए तो प्रॉफिटेबल है। जी हम हमारे हमारे लिए प्रॉफिटेबल तो नहीं किसी हालत में हो सकता है। चीन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता क्योंकि चीन भी इंपोर्टर है। जी और यूरोप के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता क्योंकि यूरोप भी इंपोर्टर है हर प्रकार से। जी हाँ जी हाँ तो यूएसए को फायदा जरूर हो गया। जी हाँ और अगर आपने एक बहुत अच्छी बात हमको याद दिलाई कि हर देश में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, तो भारत में भी कुछ नहीं तो 6-8 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, चीन का उससे शायद ज्यादा होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि भारत सरकार दाम बढ़ाए, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रन डाउन कर ले। अब ये देखना होगा कि हर हर तरीके का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि नहीं, मगर मोटी बात यह है एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है। और कोई ये भी नहीं कह रहा, जैसे अभी आपने कहा कि ट्रम्प भी ये कह रहे हैं कि लड़ाई चली तो बहुत चलेगी, तो 4-6 हफ्ते चलेगी। जी हाँ और ये भी याद रखना चाहिए डॉक्टर साहब हमें कि पिछली बार, यानी कि जब अभी ये जून में लड़ाई हुई थी, इन्होंने अटैक किया था ईरान पे, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो 12 दिन बाद ही इसराइल जाकर के यूएस से इल्तिजा करने लगा कि आप रुकवाइए और रोकिए ये लड़ाई, क्योंकि हम नहीं झेल सकते, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये संभावना बड़ी जल्दी उठने की भी हम के बारे में सोच सकते हैं, जी क्योंकि ईरान ने इस दौर में, इस बीच में, ये आप ये इस बात से आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि ईरान ने बड़ी तैयारी करी है, और सुनते हैं कि कुछ नहीं तो 2,500 स्टॉक है मिसाइल्स का, जी और सुपरसोनिक मिसाइल्स का। और वो आप देख रहे हैं कि टेल अवीव पे, हाइफा पे अटैक कर रहे हैं। तो इस तरीके के अटैक अगर बढ़ते हैं तो ये संभव होगा कि ईरान, सॉरी, इसराइल फिर दोबारा यूएसए के, ट्रंप के दरवाजा खटखटाए और कहे कि देखो भैया, भगवान इन लोगों से बचाओ हमको। देखिए, ये इल्तिजा तो ऑलरेडी अरब मुल्क कर रहे हैं। दे आर जी। ऑलरेडी द वॉशिंगटन के, भाई इसको रोके रोके रोके, डू समथिंग। और पब्लिकली उनका गुस्सा नजर आ रहा है। एक सऊदी स्कॉलर ने कहा कि भाई अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज को अबैंडन कर दिया है, सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, और हमको छोड़ दिया है। हाँ जी। देखिए, मतलब आप अमेरिकन बेसिस पाल रखे हैं इतने सालों से, सो हाउ कैन यू नॉट बी ट्रीटेड एज एन एलाई? मतलब इसमें ईरान की तो लॉजिक सही ही नजर आती है मुझे। सर, ये चीज बताए हैं कि ये हमने कितने, मतलब 25-30 साल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नारे सुने हैं, और ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह के नारे सुनते आए हैं। लेकिन जब जब भी जंग वगैरह की बात आती है तो इमीडिएटली ये बात सामने आ जाती है कि दुनिया की इकोनॉमी कितना निर्भर है तेल पर। जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपने हमको याद दिलाई, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कई महीनों से यूक्रेन वॉर के बाबत ही ये बात बार बार कह रहा हूं कि हो ये रहा है कि एक तरफ ट्रंप जब से आए हैं वो कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, और उन्होंने पूरा रिन्यूएबल्स प्रोग्राम को अबैंडन कर दिया है और विड्रॉ कर लिया है पेरिस प्रोटोकॉल से, यानी कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से। एक तरफ वो हो रहा है, और दूसरी तरफ यूरोप यूक्रेन को मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। और मदद किस प्रकार की करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका मदद अब नहीं करना चाहता यूरोप और यूक्रेन की।
तो वो यूरोप कह रहा है कि हम अभी तक 1.9% ऑफ जीडीपी डिफेंस पे खर्च करते थे और उसको हम बढ़ा करके कुछ कुछ नहीं तो नेटो की मीटिंग में 5% ले जाने की बात कर रहा था। अब 3.5 तो ले ही जाएगा, ये संभावना बढ़ रही है। और इस सब का असर क्या होगा? एक स्टैग्नेंट इकोनॉमीज यूरोप में, डॉक्टर साहब, आप सोचिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमीज ये कह रही हैं हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो ये किस प्रकार होगा? वो इसी प्रकार होगा कि वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सपोर्ट को कम कर देंगे। जैसे ही यूएसए ने 35 यूएन एजेंसीज से जी बाहर हो गई है। अगर ये स्थिति, इस तरीके की स्थिति पहले होती तो यूरोप would have stepped in, and Europe is in no position to step in, precisely because it has taken the decision that it is going to increase its defense expenditure, and it's going to, in other words, reduce its own welfare expenditure. अपना welfare expenditure reduce करेंगे। climate change पे जो expenditure करते थे, वो जर्मनी में बड़ा अटैक हो रहा है कि आपने हम मतलब न्यूक्लियर प्लांट्स बंद करवा दिए वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से हमारी निर्भरता तेल पे और बढ़ गई है, जी विदेशों पे बढ़ गई है। तो मतलब इस सब का असर ये होगा कि ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज के गोल्स से और यूरोप भी विड्रॉ करेगा। ये एक बहुत घातक स्थिति है। और मतलब ट्रंप तो बेहुदा आदमी है ही, मगर उस ये लड़ाई जो इसराइल की बतौर इसराइल शुरू हुई है, इसके बहुत व्यापक असर होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल रिसेशन की संभावनाओं पे, और यूरोप की इकोनॉमीज पे खास तौर से भयंकर नकारात्मक असर होंगे। जी अगर आप दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करें तो जी उसकी मतलब दिल्ली शायद रहने लायक नहीं रह जाएगा अगर सस्टेनेबल बिल्कुल। डेवलपमेंट के गोल्स अगर अबैंडन करने लगे। और सी जी जी देयर इज ए कॉस्ट टू ग्रीन एनर्जी जो लोग समझते हैं ना ग्रीन एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने छत पे सोलर सेल्स लगाए हैं तो मुझे लगा के 5 साल हो गए। तो जितने मुझे पैसे लगे सर जो उसका मॉर्गेज खाली सोलर सेल्स का मॉर्गेज 25 साल का है। तो मैं आइंदा और 20 साल तक पे करते रहूंगा और द कॉस्ट हैज गॉन डाउन मार्जिनली मतलब कुछ 20-30 पर 40% कम हुआ है मेरा एनर्जी का कंजम्पशन। तो मैं अपनी तरफ से आई फील कि एटलीस्ट अच्छी के ये मेरा मॉरल कंट्रीब्यूशन है अगर बिल्कुल इकोनॉमिक बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो देयर इज a huge cost to green energy and sustainable development। और अगर एनर्जी कॉस्ट इतना बढ़ रहा है कि इट मेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल तो मुझे जी लगता है कि ग्लोबल साउथ का ग्लोबल नॉर्थ से ज्यादा नुकसान होगा। जी। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मेरी छत पे भी सोलर प्लांट लगा है, जी हाँ। और हम अपने इनिशियल कॉस्ट को अमोर्टाइज कर लेंगे 4 साल के अंदर। अच्छा वाह। जी। उसका एक कारण यह है कि भारत सरकार हमें सब्सिडी देती है। तो हमने हाँ बहुत बड़ा प्लांट नहीं लगाया है, 5.25 किलोवाट का प्लांट लगाया है, जिसमें हमारा लगभग 3.5 लाख रुपया खर्च हुआ, जिसका 75,000 हमको वापस भी मिल जाएगा। और आप बजा फरमा रहे, हमारी बिजली का बिल आधा हो गया है, आधा हो गया है। और इसका असर जाहिर है हम तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं अपना केस, इसलिए बता रहा हूं कि अनलाइक व्हाट यू हैव जस्ट डिस्क्राइब कि आपको 20 साल 25 साल लगने की संभावना है आपके अमोर्टाइज होने की, यहां पर क्योंकि अच्छी खासी गर्मी होती है, धूप तेज होती है, जेनरेशन ज्यादा होता है और सब्सिडी भी मिलती है, तो हुआ यह है कि cost, the recurrent cost of solar energy has fallen below coal energy, thermal energy। आप समझ रहे हैं? हाँ समझ गया मैं। इसकी वजह से there has been a massive growth in demand for solar energy across the country, and it is now better for India
to go on expanding solar investment as opposed to setting up new thermal power plants. तो ये भारत के लिए तो ये, क्योंकि भारत भी, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इमिटर, आई मीन पर कैपिटा हमारा बहुत कम है। चीन सबसे बड़ा इमिटर है, यूएसए दूसरा सबसे बड़ा इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, और हम तीसरे नंबर पे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है डॉक्टर साहब, और आगे चलते हुए हमारी एनर्जी कॉस्ट्स कम होती है हमारे देश में सोलर की वजह से, तो हमको तो निरंतर इसमें निवेश करते रहना पड़ेगा। और ये बड़ी आप दुखद बातें बता रहे हैं कि ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके देश में है, यूएसए में है, ये तो बड़ा, इट इज वेरी नेगेटिव। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको इतना समय लगेगा पूरी कॉस्ट को रिकवर करने में। ये तो अच्छी बात कतई नहीं है, मतलब उल्टा होना चाहिए। यू शुड बेनिफिट because you're benefiting the planet, and you're benefiting the energy production in the country. आपको इससे ज्यादा फायदा होना चाहिए। और सरकार को, यूएसए की सरकार, जाहिर है अब, मगर ये स्थिति यूरोप में नहीं थी। यूरोप में कहीं ज्यादा एक्सेप्टेंस थी सोलर प्लांट्स की। आप शायद अपने शहर में, बहुत कम आपके शहर में होंगे ऐसे रूफटॉप सोलर। जर्मनी में तो बड़ा एक्सपेंशन हुआ है रूफटॉप तो सोलर। अब हमारे पास जो एनर्जी कंजम्पशन है, इट्स अ वेरी हाई पर कैपिटा रेट। फॉर एग्जांपल, अब जो मेरा घर है वो अराउंड 69 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहता है, रिगार्डलेस ऑफ द सीजन। बाहर 100 डिग्रीज हो या बाहर -20 हो, घर तो रहता ही है 69 के लेवल पे। तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी एसी पर और हीटर पर। दूसरी चीज ये है कि आपके पास तकरीबन 10-11 महीने धूप रहती है, हमारे पास 3-4 महीने तो धूप नजर ही नहीं आती है। ये भी एक चक्कर है यहाँ पर। ये तो है ही। हाँ, तो दूसरा एक, ये मेरा आखिरी सवाल आपके साथ ये है कि अगर इतनी, मतलब ये सिनेरियोस तो लोगों ने, मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स पर पिछले 4-5 महीने से, ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह का असर होगा इकोनॉमिक क्लासेस पर। एंड आई एम श्योर कि स्कॉलर्स ने भी, जो जियो इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं, उन्होंने इस पे काफी तवज्जो दी है। तो व्हाई इज इट नॉट बिकमिंग ए फैक्टर इन प्रिवेंटिंग वॉर? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, अब आपने सबसे मुश्किल वाला सवाल सबसे आखिर में मुझसे पूछ लिया। जी ये कितनी दुखद बात व्यक्त आपने करी है। ये दुख मेरे भी दिल में है कि व्हाई हैज इट नॉट। इसका एकमात्र कारण में मुझे जो समझ में आता है जी कि ये इस तरीके के निर्णय रैशनल नहीं होते। जी अब इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि वो पूरी मिडिल ईस्ट को कैप्चर करना चाहता माइक हकबी ने जो कहा, यूएस का जी एम्बेसडर है, तो वो तो उनकी दृष्टि पूरे मिडिल ईस्ट पे है। अब जायनिस्ट का इतना बड़ा रोल है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है जायनिस्ट का कितना बड़ा रोल इलेक्टोरली होता है और ट्रंप को जिताने में है। तो ये मिली भगत है इजराइल और ट्रंप की। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज तो दरकिनार दशकों से अमेरिका कर ही रहा था और अभी भी कर रहा है। सो जियोपॉलिटिक्स मैटर्स, एंड अल्टीमेटली मैं तो ये कहूंगा, ये जो अमेरिका में बढ़ती विषमताएं हैं और इनइक्वालिटी है एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ये उसका भी नतीजा है कि उनको कोई ढेला असर नहीं पड़ता कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इट्स ऑल ऑफ होक्स। ट्रंप तो वैसे ही कहता है कि ये क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके की बेवकूफी की बात कर सकते हैं, एंटी साइंटिफिक। तो मतलब ये बड़ी दुखद बात है कि जो एक नॉन साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश में, भारत में फैल रहा है, वो नॉन साइंटिफिक टेम्पर इतना व्याप्त है अमेरिका में। इससे ज्यादा मतलब दुखद बात हो नहीं सकती। जी
जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी मतलब डेप्थ में इसको डिस्कस किया एंड आई थिंक दिस इज मोर देन व्हाट आई थिंक आवर व्यूअर्स कैन हैंडल और होपफुली के इसको एब्जॉर्ब करें हम दोबारा इसके बारे में अनकरीब विद अ मोर क्लियरर फोकस ऑन इंडिया, इंडिया की इकोनॉमी के साथ क्या हो जी रहा है। लेकिन जी जो मोटी मोटी बातें हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी भारत में पेट्रोल पंप्स वगैरह पर, या रुपये की कीमत डेफिनेटली गिरेगी। ये दो चांसेस हैं जिसका जी वजह से दोनों का असर विल हैपन ऑन डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, जीडीपी ग्रोथ रेट, सो बिल्कुल ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे। तो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि जैसा कहते हैं ना कि शुगर हो जाती है बंदे को तो पूरी सिस्टम में दूसरी बीमारियों पे जो असर होती है, ये उसी तरह की बीमारी है। बिल्कुल। यू नो, जो इसे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा। तो सो थैंक यू वेरी मच इन सारी चीजें समझाने का। और जो देख रहे हैं प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा साहब के आर्टिकल्स और किताबें काफ़ी इजीली अवेलेबल है, खासतौर से हिंदुस्तान में। प्लीज़ उनको जाके एक्वायर करें और पढ़ें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इसको रिकॉर्डिंग मैं तो सो थैंक यू वेरी मच इन सारी चीजें समझाने का। और जो देख रहे हैं प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा साहब के आर्टिकल्स और किताबें काफ़ी इजीली अवेलेबल है, खासतौर से हिंदुस्तान में। प्लीज उनको जाके एक्वायर करें और पढ़ें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इसको रिकॉर्डिंग मैं